हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 10th केमिस्ट्री का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर का एक न्यू लेक्चर लेके, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं और कैसे मेटल्स और नॉन मेटल रिएक्ट करके हमारा एक कंपाउंड बनाते हैं। उस कंपाउंड का नाम होता है आयनिक कंपाउंड और उसके अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वो बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सारी बातें आज के लेक्चर में करनी है, क्योंकि ये लेक्चर इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। क्योंकि ये केमिस्ट्री का एक बेसिक बिल्डिंग लेक्चर होगा जो आपके फर्दर क्लासेस के लिए भी, हायर क्लासेस के लिए भी आगे इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा बिना वीडियो को स्किप किए। आई होप आपने मेरे कुछ प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के ऊपर, उसके बाद ये लेक्चर देखने के बाद आप आए होंगे और ये लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बस वीडियो में एंड तक बने रहेगा। मेरे से पढ़ने का बस एक ही उसूल है बेटा, मेरी दो बातों को आपको फॉलो करना है। मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं जो मैं इस लेक्चर में पढ़ाऊंगा। खुद से अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए और उसको ट्वाइस अ वीक रिवाइज करिएगा, यही मेरी कंडीशन है। उसके बाद आपका रिजल्ट बहुत अच्छा जाएगा। केमिस्ट्री में विश्वास मानिए, मैं बहुत ही बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का पढ़ाता हूं ताकि हर बच्चे को समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को बिना टाइम वेस्ट किए। हेडिंग लगा लीजिए, वो है हमारा रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कैसे मेटल्स और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं, आइए ध्यान से देखते हैं। देखिए बच्चों, पहला पॉइंट जो यहां पे लिखा है, द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज द टेंडेंसी टू अटेन कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल, यानी कि जो उनके आउटर मोस्ट शेल होते हैं, जिनको यहां पे नाम दिया है वैलेंस शेल। वैलेंस शेल का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल। तो जो भी आपके एलिमेंट हैं उनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होने चाहिए, यानी कि उनके जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए वो कंप्लीटली फिल्ड होने चाहिए। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ाया होगा, हाँ या ना, या आपको क्लास 9th में आपने पढ़ी भी होगी। नहीं पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहां पे भी रिवाइज कराऊंगा, चिंता ना करिए, ठीक है, सब कुछ पढ़ाऊंगा। तो कहने का मतलब यह है, द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज द टेंडेंसी टू अटेन कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। अच्छा, कंप्लीटली वैलेंस शेल का मतलब क्या, उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो कंप्लीट होने चाहिए, हाँ या ना। यही होती है रिएक्टिविटी, द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू अटेन कंप्लीटली वैलेंस शेल। क्लियर, उसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो कंप्लीट होने चाहिए। इसका मतलब ये रिएक्टिविटी करके स्टेबल हो जाएगा। क्लियर हुई बात कि नहीं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द एटम्स ऑफ मेटल्स कैन लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल टू फॉर्म कटायन। अब आपको पता होगा, मैंने स्टार्टिंग के ही लेक्चर में बताया था, मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, तो उन पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, जिसके वजह से उनको हम क्या बोलते हैं, कटायन बोलते हैं। वो कटायन फॉर्म कर लेते हैं। क्लियर, जैसे आपके पास मेटल है सोडियम, वो क्या बना लेगा, Na+, यानी कि कटायन सोडियम। क्लियर बच्चों। वाइल क्या लिखा है, एटम ऑफ नॉन मेटल्स कैन गेन इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल टू फॉर्म आयनायन। ठीक है, अब आपको पता है जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, जिसके वजह से उनके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और वो क्या कहलाएंगे, अनायंस कहलाएंगे। हमारे पास आयंस दो तरह के होते हैं, एक पहला कटायन पॉजिटिवली चार्ज और अनायन नेगेटिवली चार्ज। क्लियर हुई बात कि नहीं। फिर कह रहा है, द अपोजिट चार्ज ऑफ आयन अट्रैक्ट ईच अदर। अब भाई एक अपोजिट चार्ज का मतलब क्या है, भाई एक पॉजिटिव चार्ज होगा कटायन और एक नेगेटिव चार्ज होगा अनायन। भाई पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या आएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, और वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बना लेगा, एक बॉन्ड बना लेगा, जिसको ये लोग कह रहे हैं, देखिए, द अपोजिट चार्ज आयन अट्रैक्ट ईच अदर एंड हेल्ड बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, हाँ या ना। तो उसी चीज को क्या बोलते हैं, आगे चल के हम लोग बॉन्ड बोलते हैं। नोट करिएगा, जो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिख रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बोलिए, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड।
ठीक है, इसके बारे में भी डिटेल में बात कर दी है। कुछ आइए हम आपको खुद से रिवाइज करा देते हैं पहले की बातें कुछ। देखिए हमारे पास एलिमेंट दो तरह के होते हैं, एक तो हमारे पास बच्चों मेटल होता है और एक तो क्या होता है, नॉन मेटल होता है। अगर हम बात करें बच्चों मेटल की और नॉन मेटल की, आपने पढ़ा होगा मेटल्स क्या होते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, द एलिमेंट विच लूजेस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। तो इसको लिखिए क्या होते हैं, बोलिए, लॉस क्या करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। और क्या बना लेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज जिसको हम लोग कटायन बोलते हैं। कटायंस कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। आउटर मोस्ट शेल का वो यहीं पे क्या बोल रहे हैं, एक नया नाम दे रहे हैं आपके यहाँ पे पीडीएफ में जो दिख रहा है, वैलेंस शेल। वैलेंस शेल कह लो या आउटर मोस्ट शेल कह लो, क्लियर बच्चों, पक्का, दोनों का मतलब एक है। अब देखिए बात करें नॉन मेटल्स की बेटा, तो ये क्या करते हैं, ये हमारे क्या करते हैं, बोलिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। अपने आउटर मोस्ट शेल में कहीं से इलेक्ट्रॉन पकड़ के रख लेंगे, गेन कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में। और इसी को हम क्या बोलेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे इलेक्ट्रॉन का, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनायंस फॉर्म कर लेंगे जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर बच्चों, पक्का। अच्छा, अब आपने मेटल्स के और नॉन मेटल्स के कुछ एग्जांपल तो पढ़े ही होंगे पहले भी बेटा। तो मेटल्स की बात करें हम तो सबसे पहला वो होता है हमारा यहाँ पे पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्या होता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और भी जिंक है, और भी है आयरन है, और भी कई सारे होते हैं, एल्यूमिनियम होता है बच्चों, ठीक है, ऐसे बहुत से हैं, एक्सेट्रा लिख लीजिए, ठीक। अगर बात करें नॉन मेटल की बच्चों तो उसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, जैसे आपके क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन होगा, और सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। कार्बन हो गया, एक्सेट्रा लिख लीजिए, ठीक। तो ये हमारे नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। अब मेटल्स और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं अब आपको मैंने बता दिया है। अब एक तरीके से आपको जरा समझाने की, फील कराने की कोशिश करते हैं। उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। भाई कैसे एक मेटल इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, कितने गेन करेगा नॉन मेटल, ये कैसे पता करोगे, उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी आनी चाहिए। अगर आपने क्लास 9th में नहीं पढ़ा था सीरियस होके, कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ा बहुत रिवाइज करा देता हूँ, ठीक। चलिए, मगर मेरी बातों को नोट करिएगा। अगर चीज़ें आपके लिए नई हैं तो आपको ये मत सोचिएगा भाई हम समझा नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी गलती बच्चों की यही है, उनको लगता है कि टीचर ही नहीं समझा पा रहा। भाई आपने पूरे जो प्रीवियस क्लासेस थे आपके 9th क्लास के, उसमें सीरियस थे नहीं, आपको एटॉमिक नंबर नहीं पता है, ये सारी चीज़ें बेसिक पता ही नहीं है, कैसे लॉस होता है, कैसे गेन होता है। मैंने तो वैसे 9th क्लास में पढ़ाया ही है, बट अगर आपने नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी समझ में आएगा। देखिए, आइए जरा नीचे आइए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक टेबल। पहले ये देखिए, हमारे पास मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अगर सबसे पहले हम बात करें मेटल्स की तो यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे, एक मेटल को पकड़िए, जैसे सोडियम हो गया, और यहाँ पे आप क्लोरीन को देखिएगा। अगर आप सोडियम का देखो बच्चों तो इसका ये देखिए एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, और क्लोरीन जो हमारा नॉन मेटल उसका 17 एटॉमिक नंबर होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी का इसका मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर रिस्पेक्टिव शेल। शेल हमारे पास बच्चों चार तरह की यहाँ पे आपको दिख रही होगी, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ठीक है। अब किस शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैक्सिमम हो सकते हैं, ये आपने पढ़ा था। बोलिए उसको हम कैसे देखते थे, 2n² के फॉर्मूले से। बोलिए, हमने आपको बताया था क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल, कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन शेल हो सकते हैं, उसके लिए आपने एक फॉर्मूला देखा था 2n², ये फॉर्मूला होता था। n यहाँ पे क्या होता था, नंबर ऑफ शेल। अगर आपकी शेल सबसे पहली वाली है फर्स्ट शेल, जिसको हम बोलते हैं के शेल, क्या बोलते हैं, के शेल बच्चों, फिर से लिखते हैं थोड़ा सही से, के शेल। के शेल के लिए हमारी n की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, क्योंकि ये फर्स्ट शेल है।
तो अगर मैं पूछूं इस के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हैं, रख सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2n² का फॉर्मूला लगाइए। तो 2 इंटू n की वैल्यू 1 है, उस पर स्क्वायर है। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा बच्चों। इसी तरह अगर मैं पूछूं नेक्स्ट शेल आपकी है जो, वो एल शेल है। एल शेल के लिए आपकी जो n की वैल्यू होती है वो 2 होती है। तो यहाँ पे n की वैल्यू रखो, 2n² के फॉर्मूले में n की वैल्यू 2 रखो, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू n की पावर, n की वैल्यू कितनी है, 2 है, उसकी वैल्यू 2 रखे तो 2 की पावर 2 हो जाएगी। यहाँ से कहोगे इसको जब सॉल्व करोगे तो बच्चों यहाँ पे 8 आएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें m की, तो m के लिए n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ शेल्स कितनी है, 3 है, थर्ड शेल है ना m शेल, तो उसके लिए n की वैल्यू आपकी 3 है। तो आप फॉर्मूले में 2n² के फॉर्मूले में n की वैल्यू 3 रख दीजिए, तो 2 इंटू 3 की पावर 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसी तरह अगर आप बात करें हम आपसे n शेल जो है फोर्थ शेल, जिसके लिए n की वैल्यू 4 होगी, उसकी वैल्यू भी बेटा 4 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 की पावर 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। जो ये आप 2 देख रहे हो, 2, 8, 18, 32, ये सब क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी फिल्ड इन दैट रिस्पेक्टिव शेल। अगर मैं बात करूं के शेल की, तो बेटा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, मैक्सिमम 2। अब जबरदस्ती नहीं भर दोगे भाई, उसके पास इलेक्ट्रॉन उतने होने भी चाहिए, तभी आप उतने भर सकते हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं एल शेल की, तो एल शेल में आप मैक्सिमम कितने भर सकते हो, 8 भर सकते हो। क्या 8 से कम नहीं भर सकते, भर सकते हो भाई, बोलो। अगर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो भाई जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने ही तो भरोगे, मगर 8 से ज्यादा नहीं भर सकते। कहने का मतलब ये है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन विच कैन बी फिल्ड, वो निकाला है आपने। अगर बात करें एम शेल की, उसके लिए आपके लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना भर सकते हो बेटा, 18 से ज्यादा नहीं भर सकते, कम भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। अच्छा, एन शेल की बात करें, उसके लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने भर सकते हैं, फोर्थ शेल के लिए 32 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, उससे ज्यादा नहीं भर सकते भाई, 32 नहीं हुए तो क्या करोगे, कम भरोगे। समझ गए कि नहीं समझ गए, पक्का, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बात और, फॉर स्टेबिलिटी, क्या आपने पढ़ा भी था एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर स्टेबिलिटी, बोलिए, फॉर स्टेबिलिटी बोलिए। हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात करें, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन कह लो, ठीक है, उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, या तो 2 होने चाहिए या तो 8 होने चाहिए। समझ गए, या तो 2 होने चाहिए या तो 8 होने चाहिए, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल, या कह लो एटम्स के लिए। ठीक है, पक्का। अच्छा, अगर 2 या 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एटम्स अपने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, बोलिए, पक्का समझ रहे हो। या तो उसके लास्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो, ये हो गए तो स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, और 2 और 8 जनरली आप देखिए किसमें होता है, नोबल गैस में पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब देखेंगे आप इनकी, देखिए हीलियम की कितनी है, 2 दिख रही है के में, सही है, देखो 2 है तो इसका मतलब स्टेबल है। आउटर मोस्ट शेल कौन सी, के ही है, और के में कितने हैं, 2 हैं, तो स्टेबल है हीलियम। नियॉन की बात करो तो आप देखोगे 2,8 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब ये 2,8 कैसे हो रही है ये हम आपको सिखाएंगे, चिंता मत करिए। देखिए एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल कौन सी है इसके लिए, नियॉन के लिए 8 है, और 8 है ना तो इसका मतलब स्टेबल है। अगर बात करें आर्गन की तो देखिए 2,8,8, ठीक है, तो एम शेल आपकी कौन सी है, आउटर मोस्ट है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। इसीलिए कहते हैं नोबल गैस कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं, इनर्ट होते हैं, रिएक्ट नहीं करते। क्लियर हुई बात कि नहीं, पक्का, ये बॉन्ड नहीं बनाते, किसी से रिएक्ट नहीं करते। तो अगर बात करें यहाँ पे देखिए मेटल्स की और नॉन मेटल्स की, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए। अगर आप देखिए सोडियम की 2,8,1, लास्ट वाले शेल में कितने हैं, 1 है, तो देखिए यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये लफड़ा कर रहा है, यहाँ पे होने कितने चाहिए थे स्टेबिलिटी के लिए इसके, अगर 8 हो जाते तो क्या करता, स्टेबल हो जाता। अब इसके पास पहले से ही लास्ट वाले में 1 है, तो क्या 7 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 8 कर लेगा, नहीं, 1 दे देगा, किसी को लॉस कर देगा, पक्का, और Na+ बन जाएगा। अब ये कैसे होगा सब बताएंगे, बस बने रहिए। अगर बात करें इसी तरह हम क्लोरीन की, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपने देखा 17 होता है, उस हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। अब देखिए इसके जो आउटर मोस्ट शेल है कौन सी है, एम शेल, बोलिए, ये एम शेल का ही तो है 17। एम शेल में भर तो हम सकते थे बेटा 8,
एम शेल में आपने देखा कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते थे, 18 भर सकते थे। अभी देखिए जस्ट आपने देखा, मगर जितने हैं उतने ही भर पाएंगे ना, मैक्सिमम भाई 18 भर सकते हैं, मगर है ही नहीं इतने, तो 7 भरोगे जितने हैं बच्चे इसके पास। क्लियर, तो 7 दिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर ले तो 7 से क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो स्टेबल हो जाएगा, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्लियर, तो ये लॉस और गेन क्यों होगा, एटम्स की स्टेबिलिटी के लिए, कहने का मतलब ये था। अब कैसे लॉस होगा कैसे गेन होगा सब बताएंगे, बस आगे देखिए। पक्का समझ गए इतना, आगे बढ़े, चलिए आइए ऊपर आइए वापस, ये हमारा टॉपिक था। अब देखिए सबसे पहला ये देखते हैं मेटल्स कैसे लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन को। मेटल्स देखिए, यहां पे आप एक मेटल ले लीजिए, ठीक है, कौन सा ले, सोडियम, Na, कौन सा लेते हैं, Na, ठीक है। Na क्या करता है, अगर आपने देखा होगा Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। इसका जो बच्चों एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। चलो यहाँ पे लिख लो नीचे, Na का एटॉमिक नंबर 11 होता है। उस हिसाब से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी, पहले शेल में हम मैक्सिमम कितना भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं, तो K में 2 हो गए। L में यानी कि सेकंड शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं आप बच्चों, बोलिए आप 8 भर सकते हैं, तो 8 भर दिए हमने। अच्छा, अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे थर्ड शेल में भरने के लिए, 2 और 8 तो भर ही चुके हैं, तो 10 हो गए। एक बचा है तो थर्ड शेल में यानी कि KLM, M शेल में आप 1 इलेक्ट्रॉन भर दोगे। क्लियर, तो ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 2, 8, 1 किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, Na सोडियम मेटल की। क्लियर, अच्छा, मगर आपको दिख रहा है जो यहाँ पे 1 है ये लफड़ा कर रहा है, क्यों, क्योंकि अगर ये ना होता तो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती, 2, 8। तो इसके लिए ये सोडियम मेटल क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये हमारा Na+ बन जाएगा, कैटायन। और क्या करना पड़ेगा इसके लिए, इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। तो देखिए +1 इलेक्ट्रॉन, ये मैंने लेफ्ट साइड लिखा है कि सर सॉरी राइट साइड लिखा है, +1 इलेक्ट्रॉन, क्या +1 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये है प्रोडक्ट साइड में 1 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया है। क्लियर, कई लोग चाहते हैं कि लेफ्ट साइड लिखना पड़े, इस बोलिए यहाँ पे जो 1 इलेक्ट्रॉन माइनस का दिख रहा है आपको, माइनस देखिए +1 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या, 1 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, लॉस कर दिया। अगर आप सोचो इसको आपको किस साइड लिखना है, लेफ्ट साइड लिखना होता +1 इलेक्ट्रॉन को, उसके लिए आपको नेगेटिव करना पड़ता है, नहीं आया, पक्का। देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, -1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे दिखा सकते, ऐसे भी दिखा सकते थे। अरे भाई आप +1 इलेक्ट्रॉन जो इधर लिखे उसको उधर भेजोगे तो माइनस हो जाएगा ना, -1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, तो आप ऊपर वाला तरीका देखिए जो ज़्यादा आपके एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पक्का, चलिए समझ गए। अच्छा, इसका मतलब ये है सोडियम मेटल Na+ बन करके कैटायन बन चुका है और उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। अब कहोगे एक ही क्यों किया, क्योंकि भाई इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था, उसको इसने हटा दिया। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देता किसी को, पक्का 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता तो +2 इलेक्ट्रॉन हो जाता इसके पर चार्ज, बोलिए +2 हो जाता, Na+2 होता, मगर एक ही है तो Na+ ही बनेगा। क्लियर, पक्का, चलिए समझ गए। अच्छा, अगर हम बात करें इस Na+ की, ये क्या है, हमारा कैटायन है बेटा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, देखिए अब ये स्टेबल हो गया है, इसकी हो जाएगी 2, 8। बेटा सोडियम की कितनी थी, 2, 8, 1 थी, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है। Na+ का मतलब क्या है, Na+1 का मतलब क्या है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो जो 1 इलेक्ट्रॉन था अब ये नहीं रहेगा, तो इसको हटा दीजिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइनली कितनी हो गई, 2, 8। अब देखिए 8 मिल गया ना आउटर मोस्ट में, 8 मिल गया, इसका मतलब Na+ अब स्टेबल हो गया है। क्लियर, इसीलिए इसने ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया था, पक्का। अच्छा, अब एक बात और सुनिएगा, जो यहाँ पे Na+1 बना है बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कैटायन। क्या बोलते हैं, कैटायंस। देखा, समझ गया, बोलिए पक्का, कोई दिक्कत बच्चों नहीं हुई, कोई दिक्कत, बोलिए बोलिए बोलिए, आगे बढ़ें। चलिए अब इधर आइए जरा हम देखते हैं नॉन मेटल की कहानी। नॉन मेटल जैसे आप ले लीजिए क्लोरीन, Cl। अब Cl यानी कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 बच्चों, 17 होता है, तो उसके हिसाब से उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी, तो पहली शेल में आप 2 भर सकते हो मैक्सिमम, फिर 8 भर सकते हो किसमें, नेक्स्ट वाले में, K में 2 भर दिए, L में बोलिए सेकंड शेल में KL
एल में आपने 8 भर दिया। एम शेल में जो थर्ड शेल है कितने भरोगे बेटा, बोलिए 7 भरने पड़ेंगे। क्यों, खुद सोचिए। अरे भाई 2,8, 8 कितने हो गए, 2 + 8 10 हो गए। 7 बचे हैं, 17 टोटल है ना इलेक्ट्रॉन्स, बोलिए टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उस हिसाब से हमने 2 8 भर दिए हैं फर्स्ट और सेकंड में। थर्ड में कितने भरने पड़ेंगे, 7 भरने पड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 7 जो आपको यहाँ पे दिख रहा है बच्चों, बोलिए जो 7 है ये क्या है, अनस्टेबिलिटी होगी इससे, इसलिए ये क्लोरीन एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, बोलिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेगा। देखिए अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो क्या ये 7 के 7 दे देगा ताकि इसके लास्ट वाले शेल में 8 हो जाए, नहीं बेटा। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेना ज्यादा आसान है भाई। खुद सोचो अगर आपके पास 7 रुपए होते तो 7 रुपए किसी को दे देते, नहीं ना, पार्टी करने के लिए। एक रुपए की कमी होती तो क्या करते आप, 1 रुपए किसी से ले लेते, आपके पास 8 हो जाते तो आप स्टेबल हो जाते, समझ रहे हो। इसी तरह ये क्लोरीन एटम भी क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए हम इस बार लेफ्ट साइड लिखेंगे +1 इलेक्ट्रॉन, +1 इलेक्ट्रॉन। इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है, इसका मतलब ये गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन किया। अब इस पे चार्ज कैसा आएगा, बोलिए क्या देगा, Cl -1 चार्ज हो जाएगा, क्लोरीन पे -1 चार्ज हो गया, क्लियर। बोलिए अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, पहले कितना था 2,8,7, इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो क्या हो जाएगा 2,8,8 हो गया। अब देखिए बच्चों लास्ट वाले शेल में बोलिए 8 हो गए, इसका मतलब ये स्टेबल हो गया है, इसीलिए कहते हैं कैटायंस स्टेबल फॉर्म होते हैं। अच्छा अब सुनिए यहाँ पे जो Cl- मिला है मेरे बच्चों, ये क्या है, ये हमारा एनायन है, यानी कि जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये तो पता ही था, आपको बताया भी था मैंने, बोली समझ गए। अच्छा पक्का, अच्छा हो गया ये। अब सुनिए मेरी बात, अब ये आपने सुना होगा एक कंपाउंड बनता है हमारा NaCl, ठीक है। NaCl ये कैसे बना होगा खुद सोचिए, इसके अंदर एक Na+ है और एक Cl- है, ये तो पता ही आपको, ये कैसे बना होगा खुद सोचिए। इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया होगा, क्या आ गया होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द 2 अपोजिट चार्ज पार्टिकल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये फोर्स आ गया है इसके बीच में, इसी को बोलते हैं क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या बोलो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ऐसे हो गया, पक्का, क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब होगा कैसे देखिए, अब मैं अगर आपको बताऊं यहां पे हुआ क्या है, पहले ये कॉपी कर लिए, अब इधर देखिएगा, हो गया। चलिए देखिए हुआ क्या, हमारे पास एक तो Na+ था, आपने देखा, जिसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, और ये क्लोरीन एटम ने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। अब आपको पता है Na+ कैसे बना है, मेटल से, उसका आयनिक फॉर्म है, और क्लोरीन हमारा नॉन मेटल है जिसका एनायनिक फॉर्म है, क्लियर, नेगेटिव चार्ज है। अच्छा अब देखिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन आएगा, और इसी अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, बोलिए इसी अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, बोलिए क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दोबारा लिख रहे हैं, समझिएगा क्यों लिख रहे हैं बताते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक, क्लियर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बच्चों क्या बोलते हैं, इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, या कह लो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। या हम सिंपली कह सकते हैं व्हाट इज आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, दोनों का मतलब एक है, द बॉन्ड बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल। देखिए सोडियम और क्लोरीन, ये सोडियम हमारा कैसा है, नॉन मेटल है, और ये हमारा, बोलिए सोडियम हमारा मेटल है सॉरी, और क्लोरीन हमारा नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल्स और मेटल्स के जो बीच में बॉन्ड बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। पहली प्रॉपर्टी तो ये आपने देखी, और ये क्या है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, खत्म बात, क्लियर। और आयनिक बॉन्ड, एक सेकंड, आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं,
हमारे पास 3 तरह के बॉन्ड होते हैं, आप आगे पढ़ोगे, इस क्लास में तो शायद नहीं है। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सीबीएसई बोर्ड में इतना नहीं है, बट आयनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होता है। इसमें क्या होता है? स्ट्रांग होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कह सकते हो। ठीक है, क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे जो आपने देखा Na+ और Cl-, एक कैटायन और एक एनायन, ये भी कह सकते हो द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन कैटायन एंड एनायन इज नोन एज आयनिक बॉन्ड, ये भी कह सकते हो। या आप ये भी कह सकते हो द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल इज नोन एज आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब देखिए Na+ Cl- जुड़ गए तो क्या बनेगा बेटा, इनके बॉन्ड में अट्रैक्शन आया और जुड़ करके एक कंपाउंड बन जाएंगे Na+ Cl-। अब कहोगे चार्ज कहाँ चला गया? अरे भाई Na पे +1 चार्ज था, Cl पे -1 चार्ज था, एक दूसरे को नलिफाई कर देंगे, कैंसिल ऑफ कर देंगे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो चार्ज ओवरऑल 0 हो जाएगा NaCl पे। क्लियर। और इस कंपाउंड के क्या बोलेंगे, नोट करिएगा, इस NaCl को जो आप देख रहे हो बच्चों, ये बन रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ध्यान से देखिएगा, एक सेकंड, इसको जरा साइड करें पहले। अब देखिएगा जो यहाँ पे NaCl बना है, ये कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड का नाम होगा आयनिक या कह लो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। क्या कहोगे? आयनिक, या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट। एक सेकंड, जगह कम पड़ गई क्या, लाई दोबारा लिख देते हैं, एक सेकंड। आयनिक या इसी का दूसरा नाम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, ठीक है, पक्का। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, रटना नहीं है। द कंपाउंड फॉर्म बाय द मेटल्स एंड नॉन मेटल वेयर मेटल लूजेस द इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल एक्सेप्टेड द इलेक्ट्रॉन। क्या इजी डेफिनेशन है, क्या फील है, इससे ज्यादा क्या क्लियर करें। ठीक है, बोलिए बच्चों, पक्का आ गया समझ में? अच्छा, बोलिए बोलिए, पक्का पक्का। अच्छा, अब एक बात सुनिएगा, ये आपने मेथड देखा बॉन्ड फॉर्मेशन का, ठीक है, इसको बोलते हैं आयनिक मेथड। क्या बोलते हैं इसको, लिखिए कहीं पे, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो आपने पढ़ा आयनिक मेथड। ठीक है, आयनिक मेथड, आपने आयनिक इक्वेशन दिखाई है ना, देखिए Na से Na+1 बना, इसी तरह Cl से Cl-1 बना, एक इक्वेशन बनाई है आपने, तो इस मेथड को हम बोलते हैं आयनिक मेथड या आयनिक इक्वेशन मेथड भी बोल सकते हो, बॉन्ड को फॉर्मेशन दिखाने का। एक और तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, बोलिए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब इसको कैसे बच्चों आप दिखाओगे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए जो तरीका होता है, देखिए वही NaCl का फॉर्मेशन करना है हमें। अब देखिए बहुत इजी तरीका है, आप ऐसे दिखाओ कि हमारे पास क्या है, Na है, एक मेटल, क्या है, सोडियम, हमारा एक मेटल है। अब इस सोडियम मेटल के अराउंड आपको क्या दिखाना पड़ेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाने पड़ेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, सिर्फ वो दिखाने पड़ेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी थी, 2,8,1। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन है, 1 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में जो सबसे बड़ी, जो सबसे बाहर वाली शेल होगी, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, थर्ड वाले शेल में। तो इसका इलेक्ट्रॉन आपको यहां पे दिखाना पड़ेगा, सोडियम के ऐसे डॉट से दिखा दो। ठीक है, Na एक डॉट दिखा दिया। अब 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 डॉट दिखाया, 2 इलेक्ट्रॉन होते आउटर मोस्ट में तो 2 दिखाते, 3 होते तो 3 दिखाते। क्लियर। अच्छा, फिर यहां पे ऐसे करके लिखिए, प्लस एक नॉन मेटल जो आपका, जिसके बीच में बॉन्ड बनाने हैं आपको, क्लोरीन ले लीजिए। ठीक है, अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, उस हिसाब से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2,8,7 बेटा। ठीक है, अब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, लास्ट में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो हमें क्लोरीन के एटम के पास उसके अराउंड सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन देखने पड़ेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने, आउटर मोस्ट, उसके इनर वाले इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है हमें। तो देखिए बच्चों,
यहाँ पे आप कहोगे क्लोरीन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 हैं, तो 2 ऊपर दिखा देते हैं डॉट से, पेयर में दिखाइएगा हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को पेयर में हो सके तो, फिर 2 ऐसे बना देते हैं पेयर, 4 हो गए, फिर एक पेयर ये बना दिए, 6 हो गए, अब एक इलेक्ट्रॉन 7, तो क्लोरीन पे हमने 7 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। ठीक बच्चों, अच्छा अब होगा क्या, आगे रिएक्शन हो जाएगी। आपको पता है कि यहाँ से जो आपको दिख रहा है ये जो ये Na का एक इलेक्ट्रॉन है, एक डॉट इसके पास आ जाएगा, आउटर मोस्ट वाला देखिए कहाँ जाएगा, क्लोरीन एटम के पास आ जाएगा। भाई खुद सोचिए Na के पास एक फर्जी का इलेक्ट्रॉन है, अगर ये ना होता तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती, 2,8 हो जाती। इसको ये फेंकना है और क्लोरीन को एक एक्सेप्ट करना है, लेना है भीख मांग के, हाँ या ना, क्योंकि उसके पास लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और हो जाए तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्लियर, उसके लिए क्या होगा, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां डोनेट कर देगा। क्लियर, क्लोरीन के पास पक्का, तो क्या हो जाएगा, यहां पे बन जाएगा हमारे पास Na प्लस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया। मान लो कोई एटम होता 2 इलेक्ट्रॉन करता तो Na उसके ऊपर एटम के ऊपर +2 चार्ज आता। क्लियर, और 2 कोई लेता एक्सेप्ट करता तो उस पर -2 चार्ज आता। अरे भाई ये समझो चीज़ों को, पक्का, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अच्छा अब क्या बना हमारे पास, क्लोरीन के पास कितने थे, पहले 7 थे, अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे बच्चों, बोलिए, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे टोटल। ठीक है, अब कहोगे Na+ पे आपने क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि भाई उसने तो दे दिया, एक ही थे इसके आउटर मोस्ट में, दे दिया तो बचे ही नहीं कुछ। क्लोरीन के पास 7 थे, उसने एक ले लिया तो उसके पास 8 हो गए टोटल। देखिए 2 2 2 2 4 पेयर हैं तो 8 हो गए, और इसमें इसने एक एक्सेप्ट किया, इसने एक एक्सेप्ट कर लिया तो इस पर -1 चार्ज आ जाएगा। क्लियर, अब यहाँ पे आप देख सकते हो जैसा कि Na+ और Cl-, क्या क्या देखोगे, Na+ Cl- दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया, या कह लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया। ठीक है, तो क्या बन जाएगा इसके बाद, ये बन जाएगा हमारा NaCl बेटा। ठीक है, और ये था हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाना किसका, NaCl का। पक्का, इसके ऊपर आपने देखा क्या, आयनिक इक्वेशन मेथड कह लो या आयनिक मेथड कह लो, बॉन्ड्स को दिखाने का, किसका, NaCl का। क्लियर हुई बात कि नहीं बच्चों, बोलिए पक्का। अच्छा, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, ताकि एटम्स अपने आप को स्टेबल कर लें, अपनी स्टेबिलिटी बढ़ा सकें। क्लियर, ये बात समझ में आई कि नहीं, पक्का, चलिए बहुत सही। अच्छा चलिए इस चार्ट को बेटा बना लीजिएगा, ठीक है, बोलिए। अब इधर आइए, देखिए आयनिक कंपाउंड, इसके बारे में क्या ही पढ़ोगे, सब तो पढ़ा दिया है मैंने, पहले ही फील करा दिया है। बोलिए इससे ज़्यादा क्या आसान कर सकता हूँ मैं आपके लिए, ये बात समझ में आई कि नहीं, बोलिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 1-2 एग्जाम्पल और देखेंगे, चिंता ना करिए, जैसे हमने NaCl के लिए देखा है, बोलिए NaCl के लिए देखा, अब एक और देखेंगे एग्जाम्पल, चिंता ना करिए, ठीक है। चलिए आयनिक कंपाउंड, आइए ध्यान से देखिए। अगर हम बात करें आपसे आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो मैंने आपको बता दिया बच्चों क्या होता है, ध्यान से देखिए। पहली बात तो आपने इसके ऊपर क्या पढ़ी है, जनरली फॉर्म्ड बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्या लिखिए, जनरली formed between metals and non metals। या आप ये भी लिख सकते थे, क्या, जनरली फॉर्म्ड बिटवीन कैटायन एंड एनायन, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है, उसके वजह से जो कंपाउंड बनता है, उस कंपाउंड का नाम होता है आयनिक कंपाउंड, या इसी का बच्चों दूसरा नाम होता है, लिख लीजिए, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, क्लियर हुई बात कि नहीं, पक्का, बोलिए, समझ गए, क्लियर, पक्का। अच्छा, the compound formed by transfer of electron from metals to non-metals are called ionic compound और electrovalent compound। ठीक है, ऐसा कंपाउंड जो बन रहा है by formation
सॉरी बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन कर रहा है? मेटल्स के थ्रू, ठीक है, टू दी नॉन मेटल्स, वो क्या कर रहा है? एक्सेप्टेंस कर रहा है, इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। इसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं बच्चों। देखिए क्या बोला, फिजिकल नेचर सबसे पहला देखिए, आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड एंड आर समवॉट हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, यानी कि वही पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव कैटायन का मतलब है, नेगेटिव एनायन का मतलब है। दीज कंपाउंड आर जनरली ब्रिटल, ब्रिटल मतलब भुरभुरे होते हैं, ब्रेक इनटू पीसेज व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, आयनिक कंपाउंड की क्या होती है? देखिए आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये पूछेगा क्वेश्चन में, व्हाई आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्यों होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, बोलिए। बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बोलिए, इनके बीच में जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड होता है, हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है बेटा। हमारे पास तीन तरह के बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं, एक तो आपने पढ़ लिया आयनिक बॉन्ड, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड, और तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड से तो आप एकदम दूर रहिएगा, क्योंकि आप तो सीएससी बोर्ड के, ये तो आपके इर्द गिर्द भी नहीं आएगा। कोवेलेंट बॉन्ड थोड़ा बहुत आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, या मैं कोशिश करूंगा इसी लेक्चर में निपटा दूं ताकि अच्छे से फील आ जाए, ठीक है, थोड़ा बहुत बता दूंगा, ठीक। और यहां पे है पहला जो आपने पढ़ लिया है आयनिक बॉन्ड, इसमें क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन दे नहीं देंगे, दोनों मिल के शेयर करेंगे, बस इतना जान लो, ठीक है। आयनिक बॉन्ड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और इन तीनों बॉन्ड में से आयनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन होता है? आयनिक बॉन्ड होता है, क्योंकि भाई ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बन रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कहलाते हैं, उसी को बोल रहे हैं आयनिक बॉन्ड। क्लियर? चलिए, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। भाई इनको हीट करोगे तो उसके लिए आपको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी उनके बॉन्ड को ब्रेक करने की, क्योंकि इनका बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड होता है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी की बात करें, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है सॉल्युबिलिटी। देखिए, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आर जनरली soluble in water and insoluble in solvent such as क्लोरीन और पेट्रोल। क्लोरीन, पेट्रोल और क्लोरीन नहीं, कैरोसिन, पेट्रोल में जो आपके इनसॉल्युबल होते हैं ये, ठीक। बात करें वाटर में सॉल्युबल होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि वाटर के पास हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। सुनिए, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। भैया इसका लिखो, क्या लिखोगे आंसर, बोलिए। वाटर हैव हाई डाइलेक्ट्रिक, वाटर हैव हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विच ब्रेक the bond in ionic compound, ठीक है। आयनिक कंपाउंड के बीच का जो बॉन्ड है वो तोड़ देगा कौन? वाटर का हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, जिसकी वजह से आप आयनिक कंपाउंड जब वाटर में डालोगे, घोलने की कोशिश करोगे, तो वाटर उस आयनिक कंपाउंड को, जैसे आप देख रहे हो NaCl नमक को, तो वो उसका बॉन्ड टूट जाएगा। देखिए क्या होगा, मान लीजिए आपके पास कोई आयनिक कंपाउंड है NaCl, तो भाई ये NaCl कैसे बना होगा? इनके बीच में जो बॉन्ड होता है ये टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से Na+ अलग, Cl- अलग, ठीक है। अब ये दोनों देखिए आयंस के फॉर्म में आ गए, ठीक है। क्या हो गया? आयंस के Na+ और Cl-, देखिए ये अब आयंस के फॉर्म में आ गए और यही सॉल्युबल हो जाएंगे और ये सॉल्युबल होंगे।
समझ गए? तो ये सॉल्युबल कैसे हो जाते हैं? क्योंकि वाटर का जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है वो बहुत ही हाई होता है, विच कैन ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन आयनिक कंपाउंड्स। क्लियर हुई बात कि नहीं? जिससे आयंस फॉर्म हो जाएंगे और आयंस सॉल्युबल होंगे वाटर में। क्लियर? पक्का। चलिए आइए नेक्स्ट चीज देखिए, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, ये क्वेश्चन आएगा, व्हाई आयनिक कंपाउंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। क्यों? क्योंकि भाई आपके पास सूखा नमक है, मान लो आपने एक कटोरी नमक ले लिया और एक तरफ तार डाला और दूसरी तरफ छू रहे हो तो करंट मारेगा? नहीं मारेगा। अगर आप सिर्फ नमक को छूओगे, क्यों नहीं मारेगा? क्योंकि भाई सॉलिड फॉर्म में NaCl के पास कोई भी फ्री आयंस नहीं होंगे। कंडक्शन के लिए हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट या कह लो कोई भी कंपाउंड के लिए फ्री आयंस होने चाहिए, और ये फ्री आयंस तभी फॉर्म होंगे जब आप उनका मोल्टेन फॉर्म लो। मोल्टेन मतलब गला हुआ फॉर्म, या उनका एक्वस फॉर्म लो। एक्वस मतलब उनको वाटर में थोड़ा डाल दो, थोड़ा सा वाटर का सॉल्यूशन बना लो उनका। क्लियर? पक्का। एक्वस सॉल्यूशन में लेने से क्या होगा? उनके पास फ्री आयंस जनरेट होंगे और वो फ्री आयंस कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। जैसे मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, उसी तरह केमिस्ट्री में कंपाउंड्स के अंदर एक्वस सॉल्यूशन में जब उनको लोगे तो उनके पास फ्री आयंस जनरेट होंगे और वही कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। क्लियर? तो यहां पे क्वेश्चन बनेगा क्या, ध्यान से देखिए, द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज द मूवमेंट ऑफ आयंस इन सॉलिड स्टेट नॉट पॉसिबल ड्यू टू द रिजिड स्ट्रक्चर। ठीक है, या ऐसे बोलो, क्या सिंपल लिखो, क्या लिखोगे हम जो बता रहे हैं, इसका रीजन लिखना, नो फ्री आयंस। ठीक है, टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, पूरा लिख लो, नो फ्री आयंस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। पक्का? इसका रीजन समझ गए? ठीक है, अच्छा। फिर क्या कह रहा है, बट क्या कह रहा है, देखिए हमसे, बट आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट। मोल्टेन स्टेट भी लिख लो और एक्वस स्टेट। ए क्यूब का मतलब होता है एक्वस स्टेट। ठीक है, दोनों फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में सबसे ज्यादा कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्लियर? बोलिए भाई, ये क्या हुआ? देखिए, जो NaCl था बॉन्ड टूट गया, ये क्यों टूटा? क्योंकि आपने इसमें क्या मिलाया था? वाटर मिलाया होगा, वाटर को, H2O को। ठीक है, पक्का? समझ गए? अच्छा, ये सारे क्वेश्चन आपके रीजनिंग बन सकते हैं कि इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, हैं? और यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं ये कि ये कंडक्ट करते हैं सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी, क्यों नहीं करते हैं? कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड फॉर्म में। एक्वस फॉर्म में करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि एक्वस फॉर्म में फ्री आयंस फॉर्म होते हैं विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। पक्का? अच्छा, अब एक बात देखिएगा बच्चों, यहाँ पे एक और एग्जांपल हम आपको दिखा देते हैं, एनसीईआरटी में जो मेंशन है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्या है, मैं बता देता हूँ। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ आपकी एनसीईआरटी से, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। एनसीईआरटी मेरे सामने रखिए, एक क्वेश्चन करा देता हूँ एनसीईआरटी का और देखिए जो आपके एग्जाम में बन सकता है। चलिए, हो गया, आगे बढ़े इसको। चलिए, जैसे आपने देखा NaCl का फॉर्मेशन कैसे हो रहा था, अब आप देखिए जरा MgCl2 का फॉर्मेशन, क्या? मैग्नीशियम क्लोराइड। आपसे क्वेश्चन आ सकता है MgCl2 का स्ट्रक्चर बनाओ, या कह देगा इसका बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाओ, ये कंपाउंड कैसे बना है। ठीक है, ये भी हमारा क्या है? एक आयनिक कंपाउंड है MgCl2। ठीक है, एक मेटल देखिए Mg है और Cl हमारा एक नॉन मेटल है, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या? ये आयनिक कंपाउंड ही होगा। क्लियर बच्चों? बोलिए हाँ या ना, इतना समझ में आ गया? चलिए, इसको भी दिखाने के दो तरीके होंगे। पहला, आपको आयनिक मेथड दिखाना होगा, आयनिक मेथड। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, आपके पास एक फॉर्मूले में देखिए क्या लिखा है, केमिकल फॉर्मूले में MgCl2, एक मेटल है जिसका नाम Mg है, तो Mg लिखिए पहले तो। ठीक है, सबसे जा रहे हैं पहले आयनिक मेथड। एक बार तो ट्राई कर लीजिए कैसे करोगे, जो इक्वेशन बनाई थी हमने खुद से ट्राई करिए, हो जाएगा। अच्छा, हमारे पास Mg है, Mg के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी? देखिए, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है बेटा 12, पहले तो ये पता होना चाहिए।
नहीं पता तो कोई बात नहीं, याद करिए। तो उस हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट वाले में 8 इलेक्ट्रॉन, 2,8 हो गया। टोटल इलेक्ट्रॉन 12 हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं तो थर्ड शेल में जाएंगे। तो 2,8,2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई Mg की। तो क्या करेगा Mg, आपको पता है ये Mg 2 इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है आपको यहाँ पे बच्चों, ये देखिए ये क्या है, आउटर मोस्ट शेल में यही लफड़ा कर रहा है। अगर ये ना होता, लॉस कर दे तो क्या हो जाएगा, 2,8 लास्ट में 8 आ जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा। इसके लिए क्या करेगा ये बच्चों, जल्दी बताइए। ये Mg हमारा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिसके वजह से इस पर चार्ज 2+ आ जाएगा। क्या करेगा, +2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। इसलिए मैंने लूज कर रहा है, इसलिए देखिए राइट साइड दिखा रहे हैं +2 करके। ठीक है, जो भी चीज़ निकलती है प्रोडक्ट में उसको हम दिखाते हैं राइट साइड, और जब एक्सेप्ट करना होता है तो लेफ्ट साइड। क्लियर? अच्छा, तो देखिए इसने क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। तो देखिए बच्चों, अब अगर मैं बात करूं Mg+2 की, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी, 2,8 हो जाएगी। पहले कितनी थी, 2,8,2 थी। 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कितने बचे, बोलिए 2,8। अब देखिए एक शेल जो आपकी लास्ट वाली थी उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन उसने दे दिए, तो लास्ट वाली शेल भी गायब। तो कितना बचा, लास्ट वाली शेल में देखिए कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है। अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो स्टेबल हो जाएगा, बस यही तो करना है हमको हर बार। पक्का समझ गए, बोलिए। अच्छा बोलिए, ठीक है। अच्छा हो गया। अब आपको पता है ये Mg2+ क्या बना है बेटा, ये हमारा कैटायन है, ये हमारा कैटायन है। ठीक है, अच्छा अब आइए जरा देख लेते हैं नॉन मेटल जो आपके पास Cl है। क्लियर, क्या है, Cl है। तो Cl यानी कि क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो 17 है तो इस हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8,7। पहले में 2 भर सकते हैं मैक्सिमम, और सेकंड वाले में 8 भर सकते हैं, तो 2 भर दिए पहले वाले में, दूसरे वाले में 8 भर दिए, बचा थर्ड वाले में भर देंगे। तो 7 बचे बेटा, 2,8 तो 10 हो ही गया। 17 टोटल है, 7 बच रहे हैं तो थर्ड वाले में 7 भर देंगे। अब देखिए क्या होगा, ये क्लोरीन क्या करेगा बच्चा, इसके पास देखिए आउटर मोस्ट शेल में जो आपको दिख रहा है पे 7 है। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो 8 हो जाएंगे तो स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए क्या करेगा, क्लोरीन +1 इलेक्ट्रॉन करेगा, +1 इलेक्ट्रॉन कर लेगा, जिसके वजह से क्लोरीन पे -1 चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये हमारा एनायन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज वाले को एनायन बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो गई, 2,8,8 हो गई, क्योंकि उसने आउटर मोस्ट शेल में जो 7 इलेक्ट्रॉन थे अब कितने हो जाएंगे, एक एक्सेप्ट करने के बाद 8 हो जाएंगे। क्लियर, पक्का समझ गए? ठीक है। अच्छा अब आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, बोलिए। यहाँ पे आपको पता है क्या होगा, Mg। अच्छा एक बात और देखिएगा बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ गलती हो रही है। क्या, ये जो Cl क्लोरीन वाली इक्वेशन है, Cl वाली, इसमें देखिए गलती नहीं हुई है, बस हल्की सी मिसअंडरस्टैंडिंग मत करिएगा। हमारे पास क्लोरीन के देखिए MgCl2 में, इस फॉर्मूले में MgCl2 में क्लोरीन के कितने एटम हैं, Cl2 लिखा है ना, तो क्लोरीन के 2 एटम हैं। तो आपको देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पक्का, क्योंकि क्लोरीन के 2 एटम है ना, पक्का कि नहीं पक्का। तो देखिए यहाँ पे आपको, एक सेकंड, यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, पक्का पक्का, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा मल्टीप्लाई कर दोगे तब सही रहेगा ना, पक्का। क्लियर, अरे भाई एक क्लोरीन था तो Cl माइनस हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके। 2 क्लोरीन के एटम होंगे तो 2 लॉस करेगा, तो तब +2 इलेक्ट्रॉन लेते। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, या नहीं समझ में, छोड़ो, आपके लेवल का नहीं, छोड़ो, मिस आउट मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊंगा। अब इधर देखिए, यहाँ पे आपके पास Mg है, तो देखिए Mg पे प्लस चार्ज कितना है, 2 है। क्लोरीन पे आप कहोगे -1 चार्ज है, कितना है, -1 चार्ज, ये गलती कर गए। क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, तो आप यहाँ पे बेटा क्या करोगे, 2 ऐसे मल्टीप्लाई में लिख लो, खत्म बात। ठीक है, तो अब देखिए टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, +2 Mg पे, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है क्लोरीन पे, -2, क्योंकि एक क्लोरीन एटम पे -1 चार्ज है, 2 हैं क्लोरीन के एटम तो -2 चार्ज है। तो इसका मतलब चार्ज बैलेंस हो जाएंगे, तो ये कंपाउंड बना लेगा जिसका नाम होगा क्या, MgCl2। क्लियर हुई बात कि नहीं, पक्का समझ के आगे बढ़े, बोलिए बच्चों, चार्जिंग ना कम हो जाए। अब इधर देखिए लास्ट में देखते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर।
इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास मैग्नीशियम था मेटल, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी थी 2,8,2 थी, अभी आपने देखा। ठीक, अच्छा अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हमें क्या करना होता है, सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन दिखाने होते हैं अराउंड द एटम्स। तो मैग्नीशियम एटम है हमारे पास, उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं आउटर मोस्ट में, बोलिए 2 हैं, तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन आप दिखा दीजिए, सिर्फ 2, ठीक है, आउटर मोस्ट वाले। क्लियर। फिर आप कहोगे हमारे पास प्लस क्या है, क्लोरीन का आइटम है, क्लोरीन की एटॉमिक नंबर होगा 17, उस हिसाब से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। ठीक है, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, तो हमें इस क्लोरीन एटम के अराउंड 7 इलेक्ट्रॉन दिखाने पड़ेंगे। तो 2 दिखा दिए पेयर में दिखाइएगा 2 करके, ठीक है, 6 हो गए और एक 7, बोलिए थोड़ा बड़ा कर ले, ठीक है। अब क्या होगा, आपको पता है हमारे पास मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स भेजने के लिए हैं फर्जी के, क्योंकि तभी ये स्टेबल होगा। अच्छा, क्लोरीन के कितने चाहिए, क्लोरीन को कितने चाहिए बताइए, 1 चाहिए नहीं 2 चाहिए। तो 2 क्या एक ही क्लोरीन ले लेगा, नहीं बच्चों, नहीं, एक ही नहीं लेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 सेकेंड, आपको थोड़ा इसको थोड़ा ऊपर बना लो, ये 1 सेकेंड, ये ऐसे बना दिए। इसीलिए देखिए मेरी बात समझिएगा, अभी बता रहा हूँ, हमारे पास क्लोरीन के 2 एटम हैं, तो अगर आपने एक क्लोरीन एटम बना दिया और दोनों इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के भेज दोगे क्लोरीन के पास, नहीं, एक एटम और बनाओ क्लोरीन का, तो बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी 2,8,7, ठीक है। और इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बोलिए, आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, दिखाएंगे, क्योंकि भाई देखिए MgCl2 में 2 क्लोरीन के एटम है, MgCl2 2 दिख रहा है ना, तो 2 लिखेंगे। तो इस मैग्नीशियम के एक ऊपर एक नीचे ऐसे बना दिए। क्लियर। अच्छा, अब क्या होगा, Mg एक इलेक्ट्रॉन अपना ऊपर वाले क्लोरीन एटम को दे देगा और एक दूसरे नीचे वाले क्लोरीन एटम को दे देगा, ठीक है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें क्या हो गया, Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है टोटल, +2 चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +2 चार्ज, अरे 1 करता तो 1+ चार्ज था, 3 करेगा तो 3+ चार्ज, खत्म बात। क्लियर। अच्छा, अगर हम इसी तरह बात करें किसकी, क्लोरीन की, तो हमारे पास क्लोरीन के क्या थे, 2 एटम्स थे, ठीक है, क्लोरीन के बच्चों 2 एटम्स थे। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख लीजिए 2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके, क्लोरीन का एक एटम पे -1 चार्ज था, कितना चार्ज था, -1 चार्ज, ऐसे दिखा दीजिए, ठीक है। और उस पर आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने बचे बोलिए, पहले 7 थे, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है तो 8 हो जाएंगे, तो 2, ऐसे 2 दिखा दिए आउटर मोस्ट में, बोलिए समझ गए पक्का, अरे भाई समझ गए, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, MgCl2 बन जाएगा, ठीक है। बोलिए जो ये +2 चार्ज दिख रहा है Mg पे 2+ चार्ज, वो Cl के नीचे आ जाएगा, MgCl2 वैलेंसी इंटरचेंज हो जाएगी। क्लियर। तो MgCl2 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, ये था पूरा ओवरऑल लेक्चर जिसमें मैंने आपको समझा दिया। अब इधर देखिए, अकरेंस ऑफ मेटल क्या होता है, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, पिछला आपने पढ़ लिया है, ठीक है। बोलिए, चलिए आप लोग एक ट्राई करिएगा अगर आपसे हो पाए, एक एग्जाम्पल और देखिए। आयनिक कंपाउंड का एग्जांपल आपने देख लिया बच्चों, एक होता है NaCl, MgCl2, ठीक है। अरे मेटल नॉन मेटल भिड़ाते जाओ, बस खत्म बात। बोलिए, जैसे आप देखोगे AlCl3, खत्म बात, ठीक। जरूरी नहीं है, जैसे आपने देखा Na2O, ये भी क्या है, मेटल नॉन मेटल। बोलिए, जैसे आप देखोगे MgS, मैग्नीशियम सल्फाइड, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, इतने याद कर लो, ठीक है, बस काफ़ी है, ठीक। तो आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आपको AlCl3 के लिए भी स्ट्रक्चर दिखाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन डॉट और आयनिंग मेथड से, खुद से बनाइएगा घर पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकरेंस ऑफ मेटल, कैसे मेटल्स अकर करते हैं, तो ध्यान से देखिए। द अर्थ क्रस्ट इन इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल,
जो आपका अर्थ का क्रस्ट होता है, ऊपरी वाला हिस्सा, उसी को बोलते हैं अर्थ का जो ऊपर वाली जो क्रस्ट लेयर होती है, क्रस्ट मतलब ऊपरी पतली वाली लेयर, ठीक है, इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल। सी वाटर ऑल्सो कंटेनिंग द सॉल्युबल सॉल्ट सच एज सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। फिर और क्या कह रहा है, द एलिमेंट्स और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। हाँ, द एलिमेंट और कंपाउंड विच आर अकरिंग नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स, ठीक है। At some places, the minerals contain a very high percentage of particular metal, and a metal can be profitably extracted from it. These minerals are called ores. पहले समझिए minerals और ore में डिफरेंस क्या है। देखिए, एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, जो अपने अर्थ के क्रस्ट में नेचुरली अकर कर रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं, ठीक। और बात करें ओर्स की, और वो एक ऐसी रीजन है, एक ऐसी जगह है जहां पे आपकी जो मिनरल्स हैं, पर्टिकुलर मिनरल्स के जो मिनरल्स तो कई तरह के हो सकते हैं, पर्टिकुलर एरिया में उस टाइप की मिनरल ज़्यादा मात्रा में पाई जाएगी और उस पर आप वर्क करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, निकाल सकते हो उस मिनरल को और बेच करके प्रॉफिटेबली प्रॉफिट कमा सकते हो, ये कहने का मतलब है, ठीक है। पक्का, मिनरल्स कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल्स एंड अ मेटल्स कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस दैट प्लेस, उस प्लेस को बोलेंगे ओर, समझ के, जहां पे उस मिनरल की पाई जाने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। पक्का पक्का, क्लियर। अच्छा, अब आइए देखिए मेटलर्जी क्या होता है। मेटलर्जी इज डिफाइंड एज द प्रोसेस दैट इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन द प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म में मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेस को बोलते हैं मेटलर्जी, ठीक है। कोरोजन क्या होता है, ये तो आपने पहले ही पढ़ा है। इट इज द डिटोरिएशन ऑफ मेटल रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन द इट एंड सराउंडिंग एनवायरनमेंट। अब आपको पता है कोई मेटल है, उसकी सरफेस पे जो ऑक्सीजन अगल बगल होगी उससे रिएक्ट करके क्या करेगा, रस्ट करेगा, या कह लो कोरोड हो गया, ठीक है, उसी को बोलते हैं कोरोजन। जैसे सिल्वर रिएक्ट विथ सॉल्युबल विथ सल्फर इन एयर टू फॉर्म सिल्वर, फिर से सुनिए, एक मिनट गलती से पढ़ लिया। सिल्वर रिएक्ट विथ सल्फर इन एयर टू फॉर्म सिल्वर सल्फाइड एंड पार्टिकल्स बिकम ब्लैक, और ब्लैक हो जाता है, ठीक है। पक्का समझ गया। अच्छा, आयरन एक्वायर कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लेक्सी सब्सटेंसेस कॉल्ड रस्ट, उसको रस्ट बोलते हैं। आयरन आपने सुना होगा ना, आयरन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाते हैं, Fe3O4, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, और इसी को बोल रहे हैं रस्ट बेटा। ये क्या है, कोरोजन हो रहा है। कोरोजन मतलब मेटल खराब हो रहा है, पक्का, एनवायरनमेंट में आने से, ठीक। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमें देखना है डिटेल में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कैसे करते हैं, और ये ओर्स के बारे में जानेंगे। ओर्स कितने टाइप की होती हैं, उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, उन ओर में से मिनरल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये सारी बातें अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा, खुद से ट्राई जरूर करिएगा। सारे कॉन्सेप्ट को जो मैंने पढ़ाया है वीडियो में खुद से लिखिए, अपने नोट्स रिवाइज करिएगा। तो चलिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टाटा बाय बाय, कीप स्माइलिंग।